में जो भी डॉक्टर ने जांच की टेलीस्कोप से वो सटीक ही होगा और उसके आधार पे जो दवाई दी है या जो भी इलाज कर रहे हैं या करेंगे वो ठीक ही होगा, ये मान ही लिया है ना। और जब तक डॉक्टर वो टेलीस्कोप लगा के इस तरह से जांच नहीं करता है तब तक पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बिकॉज पेशेंट का पूरा फेथ उस टेलीस्कोप पे है। पिछले 210 साल में जब इस टेलीस्कोप इन्वेंट हुआ था तब से लेके अभी तक कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इस टेलीस्कोप की एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी है भी कि नहीं। लेकिन आप सब तो एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, अपनी क्लिनिक चलाते हैं, तो यहाँ पे इस मुद्दे को उठाना जरूरी है जिसको बेसिस बनाते हैं, विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस, जो कि हर तरह की अधिकतर तरह की बीमारी में पहला लाइन ऑफ डायग्नोसिस इस टेलीस्कोप से शुरू होता है। उस पर कितना फीड किया जा सके, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, किसी भी डायग्नोस्टिक टूल की एक्यूरेसी कितनी है जानना जरूरी है कि वो डायग्नोस्टिक टूल तभी कहलाएगा जब वो एक्यूरेट होगा, कुछ हद तक एक्यूरेट होगा। कई बार वो थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट भी हो सकता है, लेकिन चलो काफी हद तक ये सही जवाब दे दे, काफी हद तक वो सही पड़ताल कर ले तो उसको एज ए डायग्नोस्टिक टूल का दर्जा दिया जाता है। तो ये एक्यूरेसी कैसे पता करते हैं ये हम समझते हैं। मान लीजिए एक कमरा है और इस कमरे में 100 प्रेग्नेंट वुमेन हैं, 100 प्रेग्नेंट महिलाएं एक कमरे में हैं और आपको डायग्नोसिस करना है कि इनके बच्चे जो होंगे वो लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना, ये डायग्नोस करना है आपको। और आपके पास डायग्नोस्टिक टूल है ये कॉइन, तो आप एक एक को बुलाते हैं और कॉइन टॉस करते हैं, मनी मन सोचते हैं हेड आएगा तो उनका लड़का होगा, हेड और टेल आएगी तो लड़की होगी, और अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा आपका नाम क्या है, मीना देवी जी, कॉइन टॉस के इनका तो टेल आ गया, आपकी लड़की होगी, वो लिख के चले जाते हैं 100 के 100। अब आप बताइए क्या चांसेस हैं, कितने प्रतिशत ऑन एवरेज चांसेस हैं कि आपने जो बताया वो सही निकलेगा? 50% सही निकलेगा ना, है ना। यानी कि उन 100 में से 50 लोग या वही महिलाएं आएंगी, डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस सही था, मेरी तो बेटी हुई, मेरा तो बेटा हुआ। 50% की तो है ना। जब भी आंसर ये सर नो में देना है, देयर इज अ चांसेस कि आपने रैंडमली जो भी आंसर दिया बहुत चांसेस 50% चांसेस वो करेक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी डायग्नोस्टिक टूल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट डायग्नोस्टिक टूल की तरह तभी माना जा सकता है जब उसकी एक्यूरेसी कम से कम पॉइंट ऑफ से तो ज्यादा हो, है ना। तो इसी टेस्ट को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द डायग्नोस्टिक टूल। ये जो एक्यूरेसी है इसका मतलब पॉइंट ऑफ की सेंसिटिविटी कितनी हुई, 50%। यानी कि 100 लोगों को डायग्नोस करेंगे तो 50 का तो आंसर करेक्ट दे ही देगा, 50 का गलत भी दे सकता है ना। तो द सेंसिटिविटी मेडिकल टर्म में ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉइन एज ए डायग्नोस्टिक टूल इज 50%। अब कोई नया डायग्नोस्टिक टूल आता है किसी एक डायग्नोसिस के लिए, तो और एग्जिस्टिंग वाला जो होता है पहले से जिसको यूज करते हैं उससे उसकी तुलना करके देखते हैं, नया वाले को हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जो पहले वाले से बेटर होगा, है ना। पॉइंट पहले आया कि सर्च को पहले आया दुनिया में, हाँ, तो उसके बाद आया सर्च को, तो इसका तो 50% है। और कोई नई चीज आएगी तो इससे ज्यादा होना चाहिए तभी इसको मान्यता मिलेगी डायग्नोस्टिक टूल में। तो खैर अब इसको थोड़ा समझते हैं, साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए क्विज करने जा रहे हैं। इस क्विज के लिए आप सबको इनाम भी मिलेगा अगर आप करेक्ट जवाब दें। लेकिन करेक्ट जवाब देने के लिए पॉइंट का इस्तेमाल मत कीजिए मोस्ट लाइकली, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी 3 ऑप्शंस हैं और 3 ऑप्शंस हैं तो आप पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए 2 ही ऑप्शन है। पहला सवाल, आपके आई कार्ड में एक क्विज का छोटा सा पर्चा होगा, निकालिए उसको। रूल ये है कि जो भी आंसर आपको ठीक लगेगा उसको वहां लिखना है। सवाल मैं पढ़ देता हूँ। If 100 patients with pneumonia present to a clinic, what percentage would be correctly diagnosed based on the statistical examination? अगर 100 पेशेंट आते हैं क्लिनिक में और सभी को निमोनिया है, फीवर है, उसको कफ है, उसको चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जो हेवी ब्रीथिंग करते हैं तो चेस्ट में पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो इन सिम्टम के साथ 100 के 100 पेशेंट को निमोनिया है और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप थमा दिया जाता है। उसको होता ही है कि ये स्टेथोस्कोप के बेसिस पर आप जांच करके बताओ कि इन 100 में से कितने % को निमोनिया बेस्ड ऑन द स्टेथोस्कोप।
तो क्या लगता है स्टेथोस्कोप की एक्यूरेसी निमोनिया फाइंड करने में कितना होगा? 90% से बोलना नहीं, बोलना तो चीटिंग हो जाएगा, दूसरा इंसान सुन के वो पत्ते पकड़ा देगा। लिखना है, किसी को दिखाना भी नहीं आपने क्या लिखा है, ABC में से क्या है एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होगी स्टेथोस्कोप की, 70% से ज्यादा होगी या 40% से कम होगी? अच्छा, अगर 100 निमोनिया के पेशेंट हो और पॉइंट टॉस से हम डायग्नोज करना है इनमें से कौन सा निमोनिया के पेशेंट है कि नहीं, असली में 100 के 100 है, तो एक्यूरेसी कितनी होगी? तो इसका तो 50% तय है। अब इसकी जगह पे मैं स्टेथोस्कोप को यूज करूंगा टू डायग्नोज द सेम थिंग इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आपके हाथ में एक क्विज पेपर है, आपने आंसर लिख दिया, टिक कर दिया। अब जिन्होंने टिक किया उनमें से देखते हैं पहले कौन हाथ खड़ा करते हैं। पहले तो हाथ आपने खड़ा किया, ठीक। बोलना नहीं, बच्चा दिखेंगे। हाँ, अच्छा, बच्चे में क्या आएगा? और आप पहला क्वेश्चन आप खड़े रहिए और आप भी, ये दो मुझे लगता है पहले इन्होंने हाथ रेस किया, ठीक है ना? 3 लोग यहाँ पे, हालांकि बहुत लोगों ने हाथ रेस किया, मैं ये भी देख रहा हूँ सबसे पहले कौन हाथ रेस करता है। तो तीनों का आंसर, या बाकी लोगों की सी बोल रहे हैं। क्या लगता है कि सी मतलब स्टेथोस्कोप से भी कम एक्यूरेसी है? मतलब 2 डॉक्टर खड़े हैं, एक के पास स्टेथोस्कोप है, एक के पास कॉइन है, और दोनों अपने अपने तरीके से डायग्नोस कर रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जिसने स्टेथोस्कोप से डायग्नोस किया उसका 40% है, इसका तो स्टैंडर्ड 50 रहेगा, ये बोलना चाह रहे हैं? यही करेक्ट जवाब है। लेकिन हमने जिनको चुना, जिन्होंने सबसे पहले हाथ रेस किया, इनको इनाम दिया जाए। तो ये जो निमोनिया की हम बात कर रहे हैं, ये एविडेंस आपके साथ में दिखाता जा रहा हूँ। ये 2020 का स्टडी है और ये स्टडी से ये पता चलता है कि ऑस्कल्टेशन फॉर लंग्स, उसका जो एक्यूरेसी है 40% से भी कम है। तो आपका आंसर सी है, ठीक है ना? तो हम निमोनिया की बात कर रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार की बात कर रहे हैं, जिसे हम आज खांसी जुकाम बुखार बोलते हैं। उससे आज से करीब 200 साल पहले, मैं बात कर रहा हूँ 1799 की, यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन, उनको भी ऐसे खांसी जुकाम हो गया। रात के 3 बजे उन्होंने अपने डॉक्टर्स को, 3 डॉक्टर, उनके पर्सनल डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोला इलाज कर देते हैं। उस समय के मॉडर्न चाचा अभी इलाज करते हैं, ठीक करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इलाज के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। जॉर्ज वॉशिंगटन 14 दिसंबर 1799 सुबह के 3 बजे से इलाज शुरू हुआ और चलता रहा इलाज उसी दिन रात के 10 बजे तक। और इलाज के नाम पे उनके बॉडी में उस वक्त के जो मॉडर्न चाचा थे वो यही करते थे कि इनको खांसी जुकाम है, इनका खून गंदा हो गया, इनकी बॉडी से खून निकाल दिया जाए। आधा लीटर खून निकाला, वो ठीक नहीं हुआ। 1 लीटर खून निकाला, फिर भी ठीक नहीं हो गया। ऐसा करते हैं, आधा लीटर और निकाल, वो भी निकाल दिया। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। हालत तो बिगड़ गया, हालत और बिगड़ गई। ऐसा करो, पूरा 1 लीटर और ही निकाल दो। करते करते रात के 10 बजे तक 2.5 लीटर खून बॉडी से निकाल दिया गया। और रात के 10 बजे 14 दिसंबर 1799 द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जॉर्ज वॉशिंगटन डाइड, उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद इन्हीं तीनों डॉक्टर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि प्रेसिडेंट को बचाने की हमने भरपूर कोशिश की, और कोशिश करते हुए हमने यहाँ तक कि 2.5 लीटर खून निकालते, हम तो और निकालने वाले थे, उनसे पहले वो चल रहे। हाँ, ये ढूंढिए, ये जर्नल में है, मन से नहीं बता रहा। लेकिन आपको ये मजाक इसलिए लग रहा है बिकॉज आपको पता है कि भाई खून निकालने की वजह से डेथ हुई, ना कि उस खांसी जुकाम की वजह से डेथ हुई। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि शुक्र मनाइए, आप आज से 200 साल पहले हम पैदा नहीं हुए, आप पैदा नहीं हुए। सोच के देखिए, आज से 200 साल पहले पैदा होते, यूएसए में पैदा होते, आपको खांसी होती तो क्या होता? वो तो बहुत लोग खुशकिस्मत होंगे कि खून थोड़ा बहुत निकालने के और वो पेशेंट बाई चांस वैसे ठीक हो जाता तो बोलते कि चलो वो बच गया। लेकिन जिस प्रकार इस उदाहरण में मैंने आपको ये समझाया कि डेथ हो गई, तो जवाब क्या आया कि खून निकालने के बावजूद भी डेथ हुई, जबकि जवाब ये मुझे खून निकालने के कारण डेथ हुई, है ना? तो जो इलाज है वो अपने आप में बीमार कर रहा है इंसान को। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है कि एविडेंस। लेकिन शुक्र ये मनाइए कि वो जो प्रैक्टिस था जो आज से 200 साल पहले, इसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, उस वक्त का यही मेन स्ट्रीम मेडिसिन था, वो अब
एबॉलिश कर दिया गया, वो खत्म हो चुका है। तो लेकिन जो अभी चल रहा है, तो क्या ये भी तो उस तरह का नहीं है कुछ इलाज कि इलाज के नाम पे, जैसे भी देखा उस आशिक बच्चे को 10 साल हो गए, क्या 10 साल लग सकते हैं जिसको ठीक होने में, लेकिन वो तो पहले ही बता दी ठीक नहीं हो गया और वो वही देख रहे हैं। जबकि आप सबको पता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर माय स्टूडेंट एंड माय क्लिनिशियन, कि बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान सोल्यूशन हो सकता है। इनफैक्ट सोल्यूशन आसान ही होता है, हमें बस पेशेंट को नेचर के जितने करीब हम पहुंचा दें वो ठीक होने लगता है ना, क्या ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फर्स्ट हाथ रेज कौन कर रहा है इस क्वेश्चन का? आप बताइएगा नहीं आंसर, किसने रेज किया? आप। तीसरा, 2 लोग हो गए और पीछे यू कैन स्टैंड सो दैट, हाँ आप क्या, आप और एक आप भी हैं। अपना आंसर हमारे नियरेस्ट वॉलंटियर को दीजिए, आंसर ले लो, आंसर लेके दे लो, आंसर लेके दीजिए। पर्ची है, पर्ची है तो आपने दे दिया। जिन्होंने दे दिया वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते ना, जिन्होंने नहीं दिया वही खड़े होंगे, लेकिन एक ही बात दे सकते हैं कि एक ही पर्ची है। पर्ची जिनके पास है, आप है ना, पर्ची दीजिए दीजिए दीजिए, आंसर लिख के। और पर्ची जिनके पास है आप भी दीजिए पर्ची लिख के। और पीछे से कोई, सबसे पीछे व्हाइट में, हाँ आप पर्ची लिख के दे दीजिए हमारे वॉलंटियर को। वहां वॉलंटियर कोई है उसमें, दे दीजिए सबको एक ही मिला है, तो एक पर्ची तो ठीक है दिया। डॉक्टर मुंशी, इनका आंसर क्या है? हाँ बी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 100% बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए अगर क्लिनिक आते हैं और स्टेथोस्कोप से उनका पेट की जांच करके देखा, डॉक्टर देखने की कोशिश करता है, तो उसमें जो एक्यूरेसी है 50% से भी कम है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? राइट, इन्होंने सही आंसर दिया और उसका एविडेंस ये रहा, आपको एक इनाम मिलता है। और 42% ऑन एवरेज सेंसिटिविटी, जबकि पॉइंट ऑस का अगर डॉक्टर पॉइंट ऑस यूज करता तो 50% तब भी होता है। राइट, तो यहाँ पे ये समझिए कि फेथ कैन बी डेंजरस व्हेन इट इज नॉट बैक्ड विद द साइंस और एविडेंस। सोच के देखिए, बचपन से लेके अभी तक, जब से आपने शायद आंख खोली है, सबसे पहले डॉक्टर के साथ सिर को रखाया हुआ देखा होगा। और जब भी आप किसी क्लिनिक में गए होंगे, जो आप लोग तो जाते नहीं गए, लेकिन जो जाते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आपको शांति तभी मिलती जब सिर्फ थोड़ा बहुत जांच हो गया, हाँ कुछ तो हो गया, अब तो पता चल गया डॉक्टर को। लेकिन कितना पता चला? उतना पता चला जितना वैसे ही पता चलता अगर वो पॉइंट ऑफ कर लेते तो। राइट, तो खैर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर वॉल का हार्ट डिजीज है किसी को, और वॉल का हार्ट डिजीज जब होता है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, 4 वॉल्व है, वहां से इसको रखेगा डॉक्टर, और तब कुछ आवाज आएगी, वो आवाज इस तरह की आवाज आएगी। तो आपने अपनी पर्ची दी, पर्ची देना पड़ेगा, आपने पर्ची दे दी। क्या लिखा है पर्ची में? डी लेस देन 50% देखते हैं आंसर। 46% मतलब 50% जो अदर है द राइट आंसर। आप चीटिंग कर रहे हैं, आपको पहले से कैसे आंसर होगा? चीटिंग देखा था क्या? नहीं देखा, आपने हमारी ट्रेनिंग ली है। राइट, मोस्ट लाइकली स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, क्लिनिकल लिमिटेशंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। जो इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा शॉकिंग होगा, अनबिलीवेबल होगा, क्योंकि वो मानेंगे भी नहीं ये बात, क्योंकि मानेंगे तो अपने आप को झूठा साबित करेंगे। बचपन से वो स्टेथोस्कोप ही उनके बॉडी में लगा है, उसी की बेसिस पे डायग्नोज हुआ है, और फिर कुछ भी दवाई दिया, अल्टीमेटली वो पेशेंट ठीक भी हो गया। क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमारी बॉडी खुद भी कोशिश करती है ठीक होने के लिए, और उस दौरान कोई झाड़ फूक करे, कोई मंत्र पड़े, कोई टॉनिक दे दे, लेकिन बॉडी की कोशिश जारी है। और एट द एंड अगर वो ठीक हो जाता है तो डॉक्टर बोलेगा कि वो
ठीक जो हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, और अगर मर जाता है तो मेडिसिन देने के बावजूद भी वो मर गया। तो आंसर, स्टेथोस्कोप से या तो लंग्स का डायग्नोस होगा, या हार्ट का डायग्नोस होगा, या स्टमक का डायग्नोस होगा, राइट, या फिर कैरोटिड आर्टरी का डायग्नोस होगा। कैरोटिड आर्टरी है ना, तो यहाँ डायग्नोस होगा। तो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो जाए जो खून ब्रेन में जाता है, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि आवाज जो आती है वो आवाज आपने हमारे क्लास वाले ट्रेनिंग में सुना था। इस आवाज को कहते हैं, इस आवाज को डॉक्टर सुनेगा कैरोटिड आर्टरी में ऑस्कल्टेट करते हुए, तो डॉक्टर बोलेगा कि के आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है ना। सो इसे बोला जाता है। अब इसको अगर समझें कि ये आवाज बनी कैसे है, क्या ब्लड के फ्लो से आवाज होती है, इसको सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए कार है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कार की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार में इंजन होता नहीं है, मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक कार में जिन्होंने चलाया उन्हें पता है कि कोई आवाज नहीं होती। मान लीजिए सड़क बहुत स्मूथ है और कार में, इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैठे हैं, तो आप तेजी से चला रहे हैं सड़क में, तो आपको कोई आवाज नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर बीच में उबड़ खाबड़ होगा तो झटका लगेगा, उसकी आवाज आएगी। ठीक इसी तरह से जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड फ्लो की अपनी आवाज नहीं है ना, ब्लड फ्लो की आवाज नहीं। लेकिन कहीं कहीं अगर ब्लॉकेज है तो जब ब्लड वहां से जाएगा तो उससे आवाज निकलेगी। जिस तरह से गाड़ी अगर किसी गड्ढे से निकलते हुए जाएगी तो वो जो गड्ढे से फ्रिक्शन से जो आवाज आती है वो, या जब गाड़ी जंप करेगा तो वो जो आवाज आती है वही वाली आवाज यहाँ पे आप सुन रहे हैं, वही आवाज आ रही है आपने यहाँ पे सुनी। इसे कहते हैं ग्रुप। तो ये आवाज ज्यादा जोर से कब आएगा, कार के कॉन्टेक्स्ट में, जब ज्यादा झटका लगेगा। जब झटका नहीं लगेगा तब इसका मतलब क्या है, रोड यही मान के चलेंगे ना। लेकिन एक और केस में झटका नहीं लगेगा, जब गाड़ी रुकी हुई है टोटली, है ना, चाहे वो गड्ढे में ही रुकी है, तब भी तो आवाज नहीं आएगी ना। तो इस कंडीशन में जो ये क्वेश्चन है आपका कि अगर कैरोटिड आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक होता है, कंप्लीटली ब्लॉक है, तब भी बॉडी के पास कई सारे तरीके ब्लड को सब तक भेजने का। 100% कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक होने के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है। तो जिंदा रहने की बात बाद में करेंगे, जितना तो है तब वो चेकअप हो रही है। तो जब 100% कैरोटिड आर्टरी बंद हो जाएगी, कंप्लीट ब्लॉकेज, तब क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी आवाज ना। आवाज क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर गाड़ी रुकी हुई है तो कोई मूवमेंट नहीं है तो आवाज नहीं आएगी। लेकिन वो डॉक्टर के हिसाब से अगर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, इसका मतलब सब कुछ स्मूथ भी हो सकता है या फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है। आप समझ रहे हैं? पर राइट, अगर गाड़ी के अंदर बैठे आवाज नहीं आ रही, यानी कि रोड और सब कुछ अच्छा है, ये गाड़ी ही नहीं चल रही है, इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में सेम आंसर है, ग्रुप आएगा ही नहीं। ग्रुप कब आएगा? जब गाड़ी कम से कम चल रही हो और रोड में गड्ढा हो, है ना। तो ये मेरा दोबारा से सवाल है कि अगर एक डॉक्टर 100 पेशेंट यहाँ पे हैं और 100 पेशेंट को कैरोटिड आर्टरी 100% ब्लॉक्ड है, तो स्टेथोस्कोप उसके हाथ में है, स्टेथोस्कोप से चेकअप करता है, तो कितने प्रतिशत, अरे यहाँ पे सफेद शर्ट में, फुल शर्ट में, प्लीज अपना पर्ची दे दीजिए हमारे वॉलंटियर को। हमारे वॉलंटियर को नियरेस्ट है उधर, आप अपना पर्ची दे दीजिए वॉलंटियर को। इधर से एक है, आप अपनी शर्ट है अपना हमारे वॉलंटियर को दीजिए पर्ची। अब इसमें से राइट आंसर पढ़िए, कौन सा? ए बी सी। आपने मान लिए सबसे कम वाले बोलना है, ठीक हुआ, बोलेंगे है ना। तो गेस कर रहे हैं ये कम जो है वो बोल दो, तो ठीक होगा। तो द रिजल्ट इज सी, कि जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए तो डॉक्टर के स्टेथोस्कोप से गेस करने के चांसेस और कम होने लगते हैं। 50% का भी आधा रह जाता है, दैट इज 25-26%। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्नोज कैसे करें? मान लो 100 पेशेंट यहाँ निमोनिया के हैं और एक स्टेथोस्कोप से डायग्नोज कर रहे हैं और एक पेशेंट के सिम्टम से डायग्नोज कर रहे हैं। तो सवाल ये है
सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस ज्यादा इफेक्टिवली वो बता देगा, स्टेथोस्कोप बेस्ड डायग्नोसिस, या दोनों डायग्नोसिस बराबर है? सो नो फॉर द टेक्निकल, आपको पता ही आंसर कि सिम्टम से साफ दिख रहा है, तो जब भी आप डायग्नोस करते हैं तो देयर हैज टू बी सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस। वो पेशेंट खुद बोल रहा है मेरे पेट में दर्द है, वो पेशेंट खुद बोल रहा है मुझे चेस्ट पेन है, वो खुद बोल रहा है कि मुझे खोखली लगती है, मुझे कमजोरी है, मेरी सांसें फूलती हैं, रात को नींद नहीं आती। तो रात को नींद नहीं आती, कौन से टेस्ट से पता चलेगा भाई? वो तो पेशेंट ही बताएगा, है ना। रात को नींद नहीं आती पेशेंट बताएगा, घुटने में दर्द है तो पेशेंट बताएगा, पेट में दर्द है तो पेशेंट बताएगा, डिप्रेशन है मुझे तो पेशेंट बताएगा। तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए पेशेंट पर ही निर्भर है। पेशेंट वही बताएगा जो उसकी बॉडी उसको बता रही है, तो वो गलत नहीं हो सकता। तो rather than relying on any tool, it is a better idea rely on the patient's feedback, कि पेशेंट क्या फीडबैक दे रहा है। जो इस पे कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स को पता है, और उसमें देखा है कि जब हम सिम्टम को ध्यान में रखते हुए डायग्नोस करते हैं तो वो डायग्नोसिस 90% एक्यूरेट होती है इन कंपैरिजन टू जब स्टेथोस्कोप पे लाइट करके तब डायग्नोस करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कोई ज्यादा बड़ा इंस्ट्रूमेंट है या ज्यादा कोई टूल है, क्योंकि लोग आजकल का जो माइंडसेट है कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितनी सारी मशीन है, कितना महंगा डायग्नोस्टिक टूल है, लेकिन कोई चीज का बड़ा होना, महंगा होना, साइंटिफिक दिखना जरूरी नहीं कि वो साइंटिफिक हो ही। साइंटिफिक वो हो तभी माना जाएगा जब उसके सबूत हो, और सबूत अभी और पेश करेंगे। इसके तो बहुत सारे सबूत, उसकी पूरी किताब है, वो आप आज रिलीज भी होगी। और बहुत चर्चा की इम्पोर्टेंट बात, फॉर अ डायग्नोस्टिक टूल टू बी यूजफुल इट शुड हैव एटलीस्ट गैस सेंसिटिविटी। पॉइंट ऑफ सेंसिटिविटी कितनी? 50%। लेकिन 50%, लेकिन कोई भी डायग्नोस्टिक टूल सेंसिटिव, कोई भी डायग्नोस्टिक टूल को डायग्नोस्टिक टूल तभी माना जाएगा जब इसकी सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए? बेंचमार्क क्या है? राइट आंसर कम से कम 75%, पॉइंट का तो 50% है। तो जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, किसी भी यंत्र को हम डायग्नोसिस के लिए तभी उपयोग करना चाहिए जब उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो सेंसिटिविटी एक्यूरेसी है मिनिमम 75% है। तो आगे क्वेश्चन से नहीं है, तो 75% एटलीस्ट होना चाहिए। तो इसको आधार अगर बढ़ाएंगे तो स्टेथोस्कोप इज जस्ट अ डबल थिंग, उससे अधिक कुछ नहीं। तो लेकिन आप देख रहे होंगे कि उसके फेथ डॉक्टर का तो है ही, उसके फेथ पेशेंट का भी है, लेकिन उसके नुकसान सिर्फ पेशेंट का है, क्योंकि उसके आधार पे डायग्नोस करने का मतलब है कि आप पॉइंट ऑफ के आधार पे डायग्नोस करो, इससे भी बुरा है। और उस आधार को आधार बना के अगर इलाज करेंगे तो उस इलाज का क्या होगा ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मान लो एक पेशेंट यहाँ पे है, पेशेंट एक ही है, दो डॉक्टर हैं, स्टेथोस्कोप भी सेम ही है, और दोनों डॉक्टरों को बोला कि पेशेंट को डायग्नोस करो स्टेथोस्कोप के बेसिस पे कि क्या बीमारी है। तो क्या चांस है कि दोनों के डॉक्टरों का जो डायग्नोसिस है वो एक जैसा ही होगा? क्या चांसेस हैं? 50% से कम चांसेस हैं, 40% से कम चांसेस हैं, या 20% से भी कम चांसेस है? 20 से भी कम श्योर? यानी कि दो डॉक्टर अगर सेम ही पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, इस पे जो स्टडी आज तक हुई है वो स्टडी ये कहता है कि अगर दो पेशेंट, अगर एक पेशेंट को दो डॉक्टर हो, दोनों का इंडिपेंडेंट डायग्नोस करने दिया जाए तो उनके डायग्नोसिस दोनों के एक ही जैसा हो, इसके होने के जो चांसेस हैं वो बिटवीन 0.1 to 0.5, यानी कि वो 10% से लेकर 50% के बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन 50% तो मैक्सिमम। तो ये समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पे ये कि दो डॉक्टर हैं, एक ही स्टेथोस्कोप, एक ही पेशेंट है, जब वो सुन रहे हैं आवाज जो आ रही है उनकी दिल की धड़कन वो तो सेम ही आ रही होगी ना, लेकिन उनका डायग्नोसिस अलग क्यों हो रहा है? ये एक इंटरेस्टिंग साइंस है। साइंस को आप समझिए, इस साइंस को समझने के लिए दो कैरेक्टर है, एक हाथी, इधर इमेजिन कीजिए हाथी है, इधर एक कुत्ता है। हाथी के कान और कुत्ते के कान अलग अलग तरह से काम करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हाथी के कान कुदरत ने, भगवान ने इस प्रकार बनाया है कि हाथी के कान बहुत लो
फ्रीक्वेंसी साउंड भी सुन लेता है जो इंसान नहीं सुन सकता है। इंसान नहीं सुन सकता लो फ्रीक्वेंसी साउंड, हाथी के कान सुन सकते हैं। यानी कि हाथी कई किलोमीटर तक अपने साथियों से बातचीत करता है बिकॉज हाथी लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुन सकता है। हाथी के जो और साथी कितने मान लो 20-30-100 किलोमीटर दूर हैं, तो उनके जो चलने से जो साउंड वाइब्रेशन आती है वो वाइब्रेशन दूसरा हाथी जो कई किलोमीटर दूर है वो समझ लेता है। वाई? बिकॉज हाथी की जो कैपेसिटी है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनने की है। कुत्ता जो है उसको कुदरत ने बनाया कुछ इस प्रकार कि वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुन सकता है जो इंसान नहीं सुन सकता है। इंसान 20,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी सुन लेगा, एक कुत्ता 40,000 तक का। यानी कि अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक टूल है वहां कुत्ता जाएगा तो कुत्ता विचलित हो जाएगा बिकॉज कुत्ते को वो वाली साउंड सुनाई देगी जो इंसान का कान रजिस्टर नहीं कर सकता। तो इंसान हाथी के कान जितना लो फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं सुन सकता और कुत्ते के कान जितना हाई फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं सुन सकता। इंसान दोनों के बीच में कहीं सुन सकता है, राइट? करीब 50 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इन दोनों के पार हाथी सुन सकता है और या फिर उस पार कुत्ता सुन सकता है। अब इंसान की बात करें तो 2 डॉक्टर है और दोनों के जो कान है वो कुछ डॉक्टर या कुछ इंसान आप में से भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ कि हमारे कान ज्यादा सेंसिटिव हो लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने को इन कंपैरिजन टू कोई और। यानी कि मैं अगर वही सेम पेशेंट को डायग्नोस करूंगा तो मेरे कान कुछ ऐसे साउंड भी सुन पाएगा बिकॉज मेरे कान हाथी की तरह है थोड़े बहुत, जो दूसरे डॉक्टर के कान नहीं सुन पा रहे। ये बात समझो, यानी कि एक ही स्टेथोस्कोप है, पेशेंट भी एक ही है, लेकिन 2 डॉक्टर हैं, दोनों को सुनाई अलग अलग दे सकता है बेस्ड ऑन कि उनके अपना जो कान है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन। दूसरे डॉक्टर को जो सुनाई नहीं दिया लेकिन वो साउंड फिर भी आ रही है, वो साउंड हाथी को सुनाई देगा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्या होता है जो समझिए। लो फ्रीक्वेंसी साउंड वो होता है जो लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड तो हाई क्या, ये हाई है, वो इसको बंद करना। ये जो देख रहे हैं ये आवाज सुन रहे हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर बादल गरजेगा लो फ्रीक्वेंसी, अगर हार्ट बीट जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, फिर हार्ट बीट में जो एनर्जी बड़ी कम है इसलिए बहुत दूर तक नहीं जाती, अदरवाइज इट इज लो फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की बात करें, हाई फ्रीक्वेंसी तो जो ये बजा लास्ट वाला हम दिया ये वो बेल की आवाज है ना उसको पकड़िए, बाकी जो बजा रहे तो उसको छोड़ दीजिए। जो बेल की आवाज है, जो सुरीली आवाज है, जो पतली आवाज है, चिड़ी की आवाज है, हाई फ्रीक्वेंसी। शेर की आवाज लो फ्रीक्वेंसी। एक शेर जब दहाड़ता है तो पूरे जंगल में गूंजता है, लो फ्रीक्वेंसी। एक चिड़िया जब चहचहाती है तो वो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाएगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। इंसान का कान भी कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इसके लिए, कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द डॉग। तो हर एक के कान अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो एक ही पेशेंट है और 2 डॉक्टर उसको चेकअप करेंगे तो 2 अलग अलग साउंड भी सुनाई दे सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट डायग्नोस्टिक भी फर्क हो ही सकता है, जो कि होता ही है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का मेन टॉपिक इसी पे है कि एक मॉडर्न चाइल्ड है जिसका पूरा फेथ उस स्टेथोस्कोप पे है, जिससे पूरी जिंदगी तो निकाल दिया, लेकिन ये जांच करने की कोशिश की कि जो साउंड सुनाई दे रहा है इस पे मैं कितना भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि वो पेशेंट इसी पे भरोसा करते हैं ना, नुकसान भी पेशेंट का ही होने वाला है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये यहाँ पे आ रहा है 7वें क्वेश्चन के बाद कि जो डायग्नोस्टिक टूल है वो चाहे 200 साल पहले वाला डायग्नोस्टिक टूल जो मॉडर्न मेडिसिन का पहला डायग्नोस्टिक टूल बोल सकते हैं, या पिछले 50 साल में जो डायग्नोस्टिक टूल आया है जैसे बायोप्सी या एफएनएसी या पेट स्कैन। पेट स्कैन तो खैर पिछले 20 साल में आए हैं, लेकिन एफएनएसी बायोप्सी 50 साल से तो आए हैं, 50 साल से तो हॉस्पिटल्स में हो ही रहा है।
तो हमारा जो फेथ है इन डायग्नोस्टिक टूल पे इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी है वेरी वेरी लो, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है इसके माध्यम से जो डायग्नोस करेंगे दैट डायग्नोसिस विल बी नॉट ओनली इनकरेक्ट बट आल्सो इट कैन बी डेंजरस। तो हम इसके अगले पड़ाव में आ रहे हैं कि सेंसिटिविटी स्टेथोस्कोप का तो इनकरेक्ट है, लेकिन वो पेशेंट को ऐसा कोई हार्म नहीं कर रहा है। जब आपको कोई अस्कल्टेट करेगा तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा उसको, लेकिन उसी पेशेंट को या किसी और पेशेंट को अगर डायग्नोसिस के नाम पे एफएनसी कर दिया या बायोप्सी कर दिया तो उसका डायग्नोसिस गलत भी हो सकता है, जो कि होता है, और उसका डायग्नोसिस हार्मफुल भी हो सकता है पेशेंट के लिए। पेशेंट का मकसद क्या था जाने का, मुझे ठीक हो रहा है, एक ही मकसद है उसका, लेकिन ठीक होने के लिए डॉक्टर ने बोलेगा एफएनसी कर देती है। एक बार कर दिया कुछ नहीं निकला, 2 बार कर दिया कुछ नहीं निकला, 3 बार कर दो, 4 बार कर दो, 5 बार कर दो, जितनी बार करेंगे उतनी बार उस पेशेंट को कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसी एक पेशेंट की कहानी मैं आपको बताता हूँ। मनीषा सरकार है यहाँ पे, प्लीज आइए। मनीषा जी का आप मनीषा तो पहले का फोटो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्रोट में ग्रोथ बढ़ता जा रहा था, और ये तो पिक्चर है वही 2018 की बात है। कैलकाटा मेडिकल हॉस्पिटल में गए, फिर नर्सिंग होम में गए, और ऐसे करते करते लगातार उनके 5 बार एफएनसी हो गया और उनकी हालत और खराब हो गई, जो कि स्क्रीन पे हम देख रहे हैं। बैठे हुए कि आपके साथ डॉक्टर करीम खान है, यहाँ पे हैं, जो हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक चलाते हैं, और डॉक्टर करीम खान के पास फाइनली फर्स्ट लोकेट 2025 में आए। कितने साल बाद? 7 साल बाद। 7 साल हर जगह घूमते हुए, पहला एग्जाम्पल देखा था कुछ महीने में, दूसरा एग्जाम्पल देखा था 10 साल बाद, तीसरा एग्जाम्पल अब है 7 साल का सफर तय करते हुए कैसे हॉस्पिटल से माइक आप लोगों तो सभी को मेरा नमस्कार। ये डॉक्टर मनीषा सरकार है। इनको 2019 में कैंसर ऑपरेशन किया गया था गले में, दिखाइए ये पूरा गला कटा हुआ है, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक कट गया। तो फिर 2 साल बाद इनको दोबारा वो ग्रोथ आना शुरू हुआ, नोट्स थे, 7 नोट्स थे, गांठ थे। तो डॉक्टर के पास फिर गए, तो डॉक्टर ने बोले कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बच्चे पहले से डरे हुए थे और भी डर गए, तो बोले मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, और पैसे का भी प्रॉब्लम था। उन्होंने पहले घर का जमीन बेच के ऑपरेशन कराए थे, ये दोबारा बोले नहीं कराना है। तो फिर 2025 में मेरे पास आया, और मैंने उनको बीआरसी सरकार डीआईपी डाइट और जो ये टाइम एज मेडिसिन, उसके बाद फूड एज मेडिसिन, ये सब दिया, लोअर लेग हॉट वाटर, उसके बाद जो भी उनका प्रोटोकॉल है इससे, उसके बाद लीज थेरेपी कराए, और ये धीरे धीरे 6 महीने में ठीक हो गए। तो थैंक यू डॉक्टर बीआरसी, थैंक यू। और ये जो है ऐसे जो जितने जैसे काम कर रहे हैं, ये एलोपैथी डॉक्टर भी जानते हैं कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप सर के बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं दूर से, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे धोती खोलने वाले इंसान नहीं है। तो जैसे काम कर रहे हैं, हम लकी है कि हम उनके युग में, उनके पीरियड में हमारे जन्म हुई है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों को मदद करने को मिला, ये हम लकी समझते हैं। तो सीमा जी बोलिए, सचिन जी है हमारे साथ, ये भी, इनको भी थैंक यू बोलना चाहेंगे। Thank you, Dr. BRC. Thank you, Dr. BRC team. Thank you, Dr. Karim Khan. Thank you, Dr. Sachin Jain. Thank you, Dr. Shima Manipur. বাংলাতে বলতে পারবে, সবাই বলে বাংলা। कुछ भी किया है।
आप बोल सकते हैं। इन्होंने अपने ऊपर तो जो भी करना था सब DIP डाइट एंड सारे टाइम एज मेडिसिन, वाटर एज मेडिसिन, ये सब कुछ किया ही है। इसके अलावा जब रिजल्ट्स आने लगे तो उन्होंने CIM कोर्स किया एंड वो भी आपके टीम मेंबर है सर। ओके, मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया, ना केवल अपना फिल्टर का को सब्सक्राइब किया बल्कि चुनाव के लिए लेके बाकी लोगों को इसमें हेल्प करें। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट चीज है जो डॉक्टर करीम ने कराया, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, राइट। तो ये अगर हम इसको कंपेयर करें इस तरह से, जहाँ पे पहले गए थे कैलकाटा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो बिल्डिंग इन कंपैरिजन टू जहाँ डॉक्टर करीम खान का क्लिनिक है, वो भी पिक्चर आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। पेशेंट जाता है तो सबसे पहले देखते हैं कितना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा बिल्डिंग है तो मुझे तो ठीक कर ही देंगे, ये करीम खान की जाएंगे, यहाँ तो ये इतना छोटा सा है तो मैं कैसे ठीक होंगी। लेकिन मनीषा सरकार ने ये नहीं सोचा, क्योंकि वो ऑलरेडी 6-7 साल से धक्के खाते आ ही गए थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पहले सर्जरी करा लिया, 5 बार FNC करा लिया, दोबारा से ग्रोथ आ गया, वो ग्रोथ जितनी बार सर्जरी करेंगे या जितनी बार बायोप्सी करेंगे वो ग्रोथ उतनी बार आती जाएगी, और पिछली बार से मोस्ट लाइकली वो ग्रोथ पहले से और तेजी से आती जाती है। ये समझना पड़ेगा, मान लो एक पौधा है, पौधे का पत्तों को आप समझते हैं कि ये ट्यूमर है, उसको काट दो तो उस वक्त तो कट जाएगा, उस वक्त तो हट जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद जाएंगे तो वहीं पे वो पत्ता मिलेगा ना, जितनी बार काटेंगे उतनी बार। तो काटना सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है कि कॉज, कारण क्या है। तो डॉक्टर करीम खान ने कारण पे काम किया, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया, हॉट वाटर इमर्शन देके, जो आप देख रहे हैं। और इसमें कितना खर्चा आया होगा, तो पहले का जो फोटो देखा आपने, पूरा ये ट्यूमर यानी कि डबल चिल्टन दिख रहा था, और अभी तो सामने आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मनीषा जी यही कर लेती पहले दिन से ही, तो डॉक्टर करीम खान के यहाँ पे आना नहीं पड़ता, या 7 साल तक अपना वो लैंड वगैरह बेचना नहीं पड़ता। और अगर ये नहीं करती अभी भी, तो उसी जाल में फंसी रहती लंबे समय तक। ये तो ये देखना है ना, स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर BRC। आपसे जो सीखा है, उनमें से कई सारे क्लिनिशियन हैं जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हैं, और हमारी टीम ने लगभग 1500 प्लस पेशेंट्स को ट्रीट करा। ये सब पॉसिबल हो सकता है सिर्फ BRC सर की वजह से। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल। With sir's permission, one Krantikari Geet, just one paragraph I would like to present to all of you. बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब, ये गिरेगी जुल्म की महल, बनेंगे फिर नगीन। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत की यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है। एंड से आपके नॉलेज, आपके गाइडेंस से आई एम वेरी श्योर हम सब स्वर्ग को जमीन पर जरूर उतार लाएंगे। थैंक यू सो मच। मल्लिका जी यहाँ तक आई और एक प्रेरणा बनी उन सब के लिए, एक एग्जाम्पल बनी जो अभी इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन सब की तरफ से आपके लिए। जी कौन है? अभी एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ महीने पहले मैंने रसा फिर आपको तो देखा मैं कहाँ बस बढ़िया है
इनका एक बड़ा नाम है शेयर में। उनके डेथ हो गई थी जयमती मेरे जगह। उनके जाने के बाद में फिर मैंने अपने जीवन को स्वाध्याय में भगवान की कृपा में और इस समय में करने लगाया। मैं ऐसे से बाहर आया, मैं स्वस्थ होने लगा। तो जब मैंने शुरू की बात आपसे की तो कट शॉर्ट में बात यह है कि मैंने 10 महीने पहले 6 महीने पहले जो डीपी डाइट है डॉक्टर स्वरूप की, उसको मैंने शुरू किया। 14 घंटे पेट को खाने से शुरू किया। आश्चर्य है, मैं क्या चीजें कर रहा हूँ मुझे आपको बता रहा हूँ। वो सुबह जो 200 से 300 रहती थी, और सीनियर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप रिजल्ट कराइए। वो शुरू खत्म हुई, दवाएं वायरल चलती रही, लेकिन सुबह 100 से कम आ गई। 60, 70, 80 पर मैंने उसमें करा। आपको विष्णु के लिए जो काम कार्य है कुछ लोग आते हैं लीक पे चलने के लिए। हमारे गाँव में कहावत है, लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। ये 3 गाड़ी चले, सिंह, शाह, सपूत। तो ये भारत का सपूत हमारे गाँव में रखा है। लोगों को 50 से 50 मीटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत पहले 4 साल पहले मेरे बाद रोजगार मौर्य है, उनका पार्लियामेंट थे गाजियाबाद में। उन्होंने हमारे रिलेशन थे बहुत कड़ा पॉलिटिशियन भाई रामचंद्र का। उनके जन्मदिन पे कहा था कि रामचंद्र का आदमी नहीं है। तो हम हमारे सांसद थे, उन्होंने कहा कि ये संस्था है, तो विश्वरूप एक संस्था है, एक भारत को न समझने को। इस आवाज को देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई है कि आपने यहाँ इंटरेस्ट लिया है आने का। मेरा नंबर एक बार आप चाहे लिखे 9358 60 9358 60 935। ऐसे करके नंबर है और एक वीडियो उसमें डले हुए हैं डॉक्टर विश्वरूप के साथ में। आप उसको ले सकते हैं, 24 घंटे में उपलब्ध हो। इसमें कोई शक नहीं है, एलोपैथ से किसी भी बीमारी का अंतिम रूप से इलाज नहीं हो सकता। इलाज में जाना है तो भारतीय जो पद्धति है उन्हें जाना पड़ेगा। वो है हमारा आयुर्वेद, और वो विश्वरूप ने जो ज्योति जलाई है देश में दुनिया में, हम उनके बहुत कर्तव्य है। मेरी सबके शुभकामनाएं हैं। मेरा स्टेटस ये है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिस्टर रहा हूँ। अभी जिस नेशनल बॉडी में बीजेपी में माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, योगी जी आदि हैं, उस नेशनल परिषद का भी मैं मेंबर हूँ। आप सबको नमस्कार, आपका जय। Invite Shri Anand Biradar ji, National President of International Naturopathy Organization, आशुतोष मित्तल जी, डॉक्टर नमिता गुप्ता, श्री प्रशांत जी, मिसेस नीरजा रॉय चौधरी, श्री विकास रॉय चौधरी, श्रीमती लीला रॉय चौधरी, and Dr. Vyasi himself to please come up on the stage. डॉक्टर अंतिम कुमार, आपको बुलाना है। अपने बात मिस्टर जसपाल जी, मिस्टर भाई से इस
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया। डाउन कर लेते हैं ना। तो राउंड लेना पड़ेगा। पीछे होगा। गोल करो। भैया ये जो मोबाइल वाले आके जो ले रहे हो फोटो